हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या होता है। साथ में हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पर हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिलकश, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में शुरुआत कर दी थी। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया था कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो कैसा है, आंतरिक है, एंडोस्केलेटन सिस्टम है, याद रखेंगे। यानी जब हम इंसानों की बात करेंगे तो इंसानों के शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो शरीर के अंदर छुपी हुई हैं, ना कि शरीर के बाहर हैं। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो ये बोन्स हैं, जो ये कंकाल तंत्र है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करेगा, ये हमारे शरीर में बेसिकली क्या काम करेगा, अंगों को सुरक्षा देगा, अंगों को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। बॉडी में मिनरल्स को स्टोर भी करके रखती हैं बोन्स। साथ के साथ अगर बात की जाए तो इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम होगा, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट तैयार देंगी और मुख्य ढांचा तैयार करेंगी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था या नहीं किया था, बताओ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे आगे फर्दर चीजें। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम या जिसको हम कहते हैं मानव कंकाल तंत्र। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जिसे कहा जाता है मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो हमारे शरीर में हड्डियां जो हैं बच्चों, वो कहाँ पर है, शरीर के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे टोटल बोन्स कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा, आपके शरीर में जो आपका कंकाल तंत्र है, इसके दो हिस्से हैं, इसके दो भाग हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, याद रखेंगे, दो भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला होगा जिसको हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल मतलब जिसको हम बोलेंगे अक्षीय कंकाल, जिसको क्या कहा जाएगा, जिसको कहा जाएगा अक्षीय कंकाल। तो आपके शरीर में जो कंकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है, अक्षीय कंकाल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अक्षीय कंकाल याद रखेंगे। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर। दूसरा क्या होगा, दूसरा जिसको कहा जाता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा जो होगा जिसे हम बोलेंगे अपेंडिकुलर, या जिसे कहा जाता है उपांगीय कंकाल, है ना, इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल इसको कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो आपका स्केलेटन सिस्टम है बच्चों, वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है उपांगीय, यानी जिसको हम परिधीय या फिर उपांगीय तंत्र भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब होता ये है कि आपके शरीर में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल बोन्स कितनी हैं, टोटल हड्डियां कितनी हैं, तो टोटल हड्डियों की अगर मैं बात करूं तो एक अडल्ट के अंदर कुल मिलाकर हड्डियां कितनी होती हैं, 206 होती हैं। एक अडल्ट के अंदर टोटल बोन्स की अगर मैं बात करूं कि भाई एक वयस्क है और उस वयस्क के अंदर कुल हड्डियां कितनी हैं, तो कुल हड्डियां हैं 206। यानी आपके और मेरे, हम दोनों के शरीर में कितनी बोन्स मौजूद हैं, 206 बोन्स मौजूद हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम बच्चे की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं, तो जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, नवजात शिशु या छोटा बच्चा, इसके शरीर में 300 बोन्स होती हैं।
इसके शरीर में कितनी होती हैं बेटा? 300 बोन्स होती हैं, लगभग 300 बोन्स होती हैं, याद रखेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो एक छोटा बच्चा होता है बड़ा ही सॉफ्ट होता है, बड़ा ही मुलायम होता है, क्योंकि इसके शरीर में बोन से ज़्यादा आपको मिलेंगी कार्टिलेज। वही कार्टिलेज जैसे वो बड़ा होगा फ्यूज होकर, संलयन होकर एक लंबी हड्डी बना लेती हैं, तो बाद में यही 300 क्या हो जाती है? 206 में हो जाती हैं, याद रखेंगे। अब आपके शरीर में जो ये 206 हड्डियां हैं, वो 206 हड्डियां बटी कैसे हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती हैं 80 हड्डियां, यानी 80 हड्डियां जो है वो आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करेगी, और 126 हड्डियां जो होती हैं वो आपके अपेंडिकुलर सिस्टम का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे। तो 80 हड्डियां आपका अक्षीय कंकाल बनाएंगी और 126 हड्डियां आपकी उपांगीय तंत्र का या उपांगीय कंकाल का निर्माण करेंगी। तो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आ जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक्सियल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें शामिल है आपका कपाल, या जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, या करोटी जिसको कहा जाता है। कपाल के अलावा यहाँ पर शामिल है एक चपटी हड्डी जिसका नाम है स्टेरनम, जिसका नाम है स्टेरनम, याद रखेंगे। यहाँ पर शामिल है आपकी रिब केज, जिसको हम कहते हैं पसली पिंजर। क्या शामिल है भाई? पसली पिंजर शामिल है, याद रखेंगे, पसली पिंजर। यहाँ पर आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। क्या आता है? वर्टिब्रल कॉलम आता है, जिसको कशेरुमुख स्तंभ कहते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। कशेरुरुख स्तंभ, याद रखेंगे, कशेरुरुख स्तंभ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बैकबोन बनाता है, याद रखेंगे। तो ये आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का बेटा पार्ट होते हैं। यहाँ पर चारों को मिलाकर शरीर में कितनी हड्डियां होंगी? 80 हड्डियां होंगी, ध्यान रखना है। जब हम इसकी बात करेंगे 126 हड्डियां आपके शरीर में कैसे हैं, तो 126 हड्डियां जो हैं वो आपके शरीर में आपके जो लिम्स होते हैं, लिम्स या जिसको हम लिम्ब कह रहे हैं, लिम्ब जो होगा आपका, जिसमें आपके 4 लिम्ब शामिल हैं। 4 लिम्ब मतलब अग्रपाद, इनको हम बोलते हैं अग्रपाद, हिंदी में इनको अग्रपाद बोला जाता है, 4 लिम्ब। या फिर आपके हिंड लिम्ब, है ना, हिंड लिम्ब का मतलब होता है पार्श्वपाद, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पार्श्वपाद, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये पैरों के लिए, देखो पहले हम क्या थे? इंसान तो थे नहीं डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट आज और हम आप जैसे एक दूसरे को मतलब दिख रहे हैं, ऐसे तो थे नहीं। शुरुआत में हम क्या थे? आदि मानव थे। आदि मानव धीरे धीरे विकसित हुआ। हमारे जो पूर्वज थे इंसानों के, वो क्या थे? एप्स थे, बंदर जैसे दिखते थे, गोरिल्ला टाइप, राइट। धीरे धीरे विकसित हुआ। तो पहले जो आगे वाले हिस्से थे, ये आगे वाले हिस्सों को 4 लिम्स कहते हैं, और पैरों को कहा जाता है हिंड लिम्ब। तो आपके हाथ और पैर जो होते हैं वो उपांगीय कंकाल तंत्र का भाग होते हैं, याद रखेंगे। और आपके प्रत्येक लिम्ब में कितनी? आपके ईच लिम्ब में 30-30 हड्डियां होती हैं। आपके प्रत्येक लिम्ब में 30-30 हड्डियां होंगी, क्योंकि आपके जो हाथ होंगे भाई, 2 हाथ होते हैं व्यक्ति के, 2 हाथ होंगे, और 2 ही आपके पैर होंगे। हाथ और पैर को मिलाकर मतलब 120 हड्डियां तो आपके पैरों में ही, हाथों और पैरों में ही शामिल है। आप इसको ऐसे लिख लो, नोट बना के लिख लेना, ईच लिम्ब हैविंग 30 बोन्स। प्रत्येक लिम्ब में या प्रत्येक पाद में 30 हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे। प्रत्येक लिम्ब में 30 अस्थि होती हैं। ये सवाल कई बार आ जाता है, बेसिक सा सवाल है। 30 अस्थि होती हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या शामिल होगा? ग्रेडल। यहाँ पर शामिल है बेटा ग्रेडल। यहाँ पे आपका गर्डल शामिल है, जिसमें आपका पेक्टोरल जो कि आपकी गर्दन का निर्माण कर रहा है, पेक्टोरल, और आपका पेल्विक जो आपके कुल्हे का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली याद रखेंगे 126 हड्डियां इस तरीके से आपके शरीर में बटी हुई हैं। आई होप कि ये बेसिक चीज़ आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर के किस हिस्से में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां मौजूद हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? कोई ऐसा है जिसको ना आई हो? क्लियर? इसको गर्डल कह सकते हो आप, इसको हिंदी में हम बोलते हैं गर्डल, गर्डल बोल सकते हैं इसको, गर्डल्स, ठीक है। इसको गर्डल पढ़ा जाता है, राइट बेटा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको ऐसे देखो, ये देखो, ये जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हो ना, जो लाल रंग का आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल, इसको हम बोलेंगे अक्षीय।
बीच वाला पार्ट सेंटर में जो होता है, इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल। और यहाँ पर कुल मिलाकर 80 हड्डियाँ होती हैं। और आप देख रहे हो अपेंडिकुलर जो उपांगी मैंने बोला है, ये आपके कंधे और आपके हाथ और आपके हिप या जिसको हम कुल्हा कहते हैं और आपके पैर, ये सारी हड्डियाँ जो होंगी इनको बोला जाता है अपेंडिकुलर, यानी दूर जाना। सेंटर से दूर जाने के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपेंडिकुलर। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हमें इसी के बारे में जानना है कि यहाँ पर ये 80 हड्डियाँ बटी हुई कैसे हैं। वहीं पर हम जानेंगे कि अपेंडिकुलर सिस्टम में कैसे 126 हड्डियाँ बटी हुई हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर एवरीवन? जवाब नहीं आ रहे? चलो, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक और बेसिक चीज के बारे में बताना है। हड्डियों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड्डियों में जब तक संकुचन होगा तब तक आपकी हड्डियों के ऊपर मसल्स होगी, तभी संकुचन हो पाएगा। ठीक है, हड्डियों में अगर मसल्स नहीं होंगी तो संकुचन मुमकिन नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब होता यह है कि आपकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हड्डियों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेंगी मसल्स। मसल्स ना लाल रंग की होती हैं, उसके पीछे का रीजन होता है मायोग्लोबिन। जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब मैं पढ़ाऊंगी आपको इस चीज के बारे में। तो आपकी हड्डियों के ऊपर ना चिपकी हुई होती है कंकाल मांसपेशी। अगर कंकाल मांसपेशी ना हो ना तो आपकी हड्डियों में मूवमेंट नहीं हो पाएगी, हड्डियों के अंदर संकुचन नहीं हो पाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, आपकी बॉडी में हर एक हड्डी के ऊपर चिपकी हुई है क्या? कंकाल मांसपेशी। क्या चिपकी हुई है बेटा? स्केलेटल मसल, जिसको हम कहते हैं कंकाल मांसपेशी, जिसको कंकाल मांसपेशी बोला जाता है। कंकाल मांसपेशी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो गति होती है, इसमें जो मूवमेंट होता है, इसमें जो चलन होता है वो कैसा होता है? ऐच्छिक। आप अपनी मर्जी से अपनी हड्डियों को मूव करा सकते हो, ऐच्छिक गति होती है। कैसी गति होती है बेटा? ऐच्छिक गति होती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कंकाल मांसपेशी है इसी को हम स्ट्रेन्ड मसल के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन्ड मसल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको स्ट्रेन्ड मसल या इनको धारीदार, धारीदार, धारीदार मांसपेशी भी बोलते हैं। ठीक है, धारीदार मांसपेशी भी इनको कहा जाता है, राइट। इनमें जो मूवमेंट होगा उसे हम बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी। अब आपका मन कर रहा होगा तभी तो आप अपने हाथों को मूव करोगे, या ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं और तुम्हारा मन भी नहीं है फिर भी तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इन्हीं को हम स्ट्रेन्ड मसल्स कहते हैं, इन्हीं को हम धारीदार मांसपेशी भी बोलते हैं। अब इन मसल्स को आपकी हड्डियों से चिपका कर रखता है एक टिश्यू जिसका नाम है टेंडन। जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है टेंडन, या जिसको हम कंडारा बोलते हैं। कंडारा एक ऐसा ऊतक है जो कि जिसका काम क्या होगा? ये एक टिश्यू है, ये एक संयोजी ऊतक है, याद रखेंगे, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम होता है कनेक्ट मसल्स टू बोन, याद रखेंगे, कनेक्ट मसल्स टू बोन। ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, याद रखेंगे, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। ये चीज आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने की आप एक ट्रिक भी याद रख लो, MTB, मसल टू बोन, है ना। तो अगर टेंडन जहां जहां आपकी शरीर में हड्डियां हैं, जहां जहां पर आपकी बॉडी में बोन्स हैं बेटा जी, हर जगह पर आपको क्या मिलेंगी? मसल्स मिलेंगी, मांसपेशियां मिलेंगी। और ये मांसपेशियां क्या कर रही हैं? आपकी हड्डियों के ऊपर चिपकी हुई हैं। और ये जिसकी वजह से चिपकी हुई है उसे हम कहते हैं टेंडन, और ये एक प्रकार का टिश्यू होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद दो हड्डियों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? दो हड्डियों को चिपकाता है, जोड़ता है, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। जिसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट बोला जाता है, लिगामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो दो हड्डियों को जो जोड़ रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिगामेंट, यानी उसको हम स्नायु बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु बंध। स्नायु बंध का काम होता है दो हड्डियों को जोड़ने का, यानी कनेक्टेड बोन टू बोन। ये भी एक टिश्यू ही है, ये भी संयोजी ऊतक ही है, इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू।
क्योंकि हड्डियां हमारी टिश्यूज की श्रेणी में ही आती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये भी एक संयोजी ऊतक है, याद रखना है। इसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, संयोजी ऊतक। कनेक्ट बोन टू बोन, यानी ये बोन से बोन को जोड़ता है, कनेक्ट बोन टू बोन। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, याद रखेंगे। अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड्डी से हड्डी को जोड़ने की जिम्मेदारी इसी की है, ये चीज आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर आपको क्या मिलेगा, आपकी जो हड्डियां होती हैं, इन्हीं हड्डियों को के बीच में आपको कार्टिलेज भी मिलता है, इन्हीं हड्डियों के बीच में आपको कार्टिलेज भी मिलता है बेटा। कार्टिलेज भी यहीं पर पाया जाता है, कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं उसको, उसको कहा जाता है उपास्थि। कार्टिलेज का मुख्य काम होता है हड्डियों में शॉक एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अच्छा, आज मैं क्यूट लग रही हूँ मोहम्मद आकिब को, थैंक यू। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कार्टिलेज का काम क्या होता है, तो कार्टिलेज का काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना। क्या करना, शॉक एब्जॉर्ब करना। कभी कभी आपको झटका लग जाता है ना, जैसे आप गिर गए, अचानक से आपको झटका लग गया है, तो ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम से हड्डी टूट जाएगी, झटका लग जाता है ना, कभी कभी मैं ही ऐसे गिर जाऊं तो अचानक से झटका आ जाए, तो ऐसा ना हो कि हड्डी टूट जाए। तो हड्डी टूटे ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग करने के लिए वी हैव कार्टिलेज। क्या होता है भाई, कार्टिलेज होता है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, शॉक एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करता है। हालांकि अगर मैं बात करूं कार्टिलेज के बारे में भी कुछ खास बात याद रखेंगे। कार्टिलेज जो होते हैं, ये होते हैं आपके क्या, कार्टिलेज जो होंगे ये हड्डी की तरह, मतलब कठोर तो होते हैं लेकिन ये लचीले होते हैं, पायलेबल होते हैं। और हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि बॉडी में कितने प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं, आपके शरीर में 3 प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, 3 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं। एक जिसको हम कहते हैं हाइलन कार्टिलेज, दूसरा जिसको कहा जाता है इलास्टिक कार्टिलेज, तीसरा जिसको बोलते हैं फेब्रो कार्टिलेज या तंतु उपास्थि फेब्रो कार्टिलेज कहा जाता है। अब ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, देखो जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिन कार्टिलेज, जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसको बोलेंगे हाइलन कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जैसे इलास्टिक कार्टिलेज आपको कान पे मिलेगा, आपके कान देखो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, कानों को आप ऐसे मोड़ सकते हो, कान आपके ऐसे मुड़ जाते हैं, तो ये कार्टिलेज के मिलकर बने हैं। आपके कान का जो ये भारी हिस्सा है जिसको हम पिना बोलते हैं, ये कार्टिलेज का मिलकर बना है, इसलिए मुड़ जाता है। दूसरा हाइलन की अगर मैं बात करेंगे, तो हाइलन यानी जैसे आपकी नोज हो गई, आपकी नाक हो गई, आपकी पसलियां हो गई, वो बनी है हाइलन कार्टिलेज की। इसके अलावा ट्रैकिया जो आपकी श्वास नली है, उसमें छल्ले लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी हाइलन कार्टिलेज का है, याद रखेंगे। फेब्रो कार्टिलेज आपको मिलेगा जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, जिसे वर्टिब्रा बोलेंगे, और या फिर आपका घुटना जो है वहां पर जो आपको कार्टिलेज मिलेगा उसको फेब्रो कार्टिलेज कहते हैं। तो एग्जाम में इससे सवाल आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, किसमें कम है, क्या है, ये चीज याद रखेंगे। कार्टिलेज के संबंध में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कार्टिलेज क्या होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, याद रखेंगे। ठोस होने के साथ साथ पाइलेबल, याद रखेंगे, पाइलेबल होते हैं, ध्यान रखना है। पाइलेबल का मतलब होता है लचीले, ये लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इनको मोड़ सकते हो, हड्डियों को मोड़ नहीं सकते आप, हड्डियां नहीं मोड़ सकती, हड्डियां मुड़ती हैं जॉइंट्स की वजह से, जोड़ होंगे तभी हड्डियों में मूवमेंट मिलेगी, राइट। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइलन जो होता है वो सबसे कॉमन कार्टिलेज है और सबसे कमजोर भी हाइलन ही होता है, जो कि आपकी रिब्स में, आपकी नाक में, आपका लेरिनेक्स और आपके ट्रैकिया में पाया जाता है, याद रखेंगे। सबसे आम जो है वो यही है, लेकिन सबसे कमजोर भी यही होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे आम भी यही है लेकिन सबसे कमजोर कार्टिलेज भी यही है। तो नाक पे ऐसे किसी का पंच लग जाए तो यहाँ से नोज, ये जो हिस्सा है ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इलास्टिन। इलास्टिन कार्टिलेज में कोलेजन होता है, और इलास्टिन कार्टिलेज जो है, जो हमारी कान का भारी हिस्सा, लैरिनेक्स, स्वरनक, ये जो स्वर यंत्र है, और आपका एपिग्लोटिस में भी ये भी पाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
और तीसरा जो होगा फेब्रो कार्टिलेज, सबसे ज़्यादा मजबूत यही होगा। ये आपके जॉइंट्स में, टेंडन में, लिगामेंट में, ठीक है, और इनवर्टिबल डिस्क, जो आपकी पीछे की जो बैकबोन है, इन वर्टिब्रास के बीच में जो आपको कार्टिलेज मिलेगा वो फेब्रो कार्टिलेज मिलेगा, याद रखना है। क्लियर होगी बात? तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब हम यहाँ पे जानेंगे हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका ब्रेन, या जिसको हम कहेंगे कपाल। जानेंगे यहाँ पे कपाल के बारे में। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे सर का निर्माण कर रहा है, जो हमारा हेड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड योर स्कल, या जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी जो है ये एक्चुअल में आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट अंग को क्या कर रही है, सुरक्षा दे रही है, जो है आपका दिमाग, आपका ब्रेन। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति का शरीर क्या हो सकता है, व्यक्ति की डेथ हो सकती है, उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ, अगर ब्रेन डेड हो जाता है। तो ब्रेन जो है वो यही खोपड़ी पर, यही क्या है, यहीं पर सुरक्षित है, याद रखेंगे। आगे का जो हिस्सा होगा ये आपके चेहरे का निर्माण कर रहा है, आपके फेस का निर्माण कर रहा है। तो ये जो आप आगे का हिस्सा देख रहे हो बेटा, ये आपके फेस का निर्माण कर रहा है, ये चीज आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कपाल की, खोपड़ी की, ठीक है। तो यहां से हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको कहा जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल की बात करेंगे, एक्सियल स्केलेटन लिख लीजिए, नॉट कंकाल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कपाल की, या जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, जिसे हम स्कल कहते हैं। कपाल, या जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, जिसे हम स्कल कहते हैं, याद रखेंगे। इसका मुख्य काम क्या होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको सुरक्षा दे रहा है कपाल? तो कपाल जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखेंगे, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करेगा? आपके ब्रेन को, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शरीर का मस्तिष्क। मस्तिष्क के अलावा जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो संवेदनशील अंग है, जैसे आपकी नाक हो गई, आपकी आंखें हो गई, ठीक है, ये आपके क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। आपके कान भी, हालांकि बाहर यहाँ पे अंदर फिट होते हैं आपके कान, तो साथ में आपके सेंस ऑर्गन्स को भी, जिनको हम कहते हैं संवेदनशील अंग, क्या बोलेंगे, संवेदनशील अंग, इनको सुरक्षा देगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्कल है, इस स्कल की अगर मैं टोटल बोन की बात करूं कि भाई कितनी हड्डियां होती हैं कपाल के अंदर, तो स्कल की अगर बात करें, स्कल जो है, कपाल जो है, इसको करोटी भी बोलते हैं, कपाल को करोटी भी कहा जाता है। इसमें दो हड्डियां प्रमुख हैं, एक होती है जिनको हम बोलते हैं क्रेनियम बोन्स, एक होंगे जिनको क्रेनियम बोन, या जिनको हम कहते हैं कपाल अस्थि। कपाल अस्थि जो होती हैं ये कुल मिलाकर 8 होती हैं। ये कितनी हड्डियां होती हैं? ये 8 बोन्स होती हैं, याद रखेंगे। और ये आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को सुरक्षा देती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ये किसको सुरक्षा देंगी बेटा? आपके ब्रेन को सुरक्षा देंगी, ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर दूसरा होगा जिसको हम बोलेंगे फेशियल बोन। फेशियल बोन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है आपकी चेहरे की हड्डी। तो चेहरे की हड्डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें शामिल होती हैं 14 बोन, और चेहरे की जो हड्डी होती है वो आपके सेंस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कपाल में 22 बोन्स होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं, याद रखना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपके कपाल में 22 हड्डियां हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी आप किताबों में देखोगे, बहुत सारी किताबों में 29 भी लिखा होता है। तो 29 कैसे लिखा होता है, अब हम इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि भाई 29 का मतलब क्या है। देखो, ये जो आपका स्कल है, इस स्कल में कुछ और चीजें भी शामिल हैं। पहले तो ये हड्डियां देखो, 8 कहाँ कहाँ पर है, देखो ये जो देख रहे हो आप 8, ये 8 जो है आपके क्रेनियम बोन्स हैं। अगर मैं इनके नाम बताऊं तो देखो, ऑसिपिटल बोन जो कि ये वाला हिस्सा होगा, टेम्पोरल ये वाला हिस्सा, दो होती हैं टेम्पोरल, एक इधर एक इधर।
ऐसे बात करेंगे, ये वाला हिस्सा पेरिएटल, ये भी आपके दो ही हैं, याद रखेंगे। आगे वाला हिस्सा जिसको हम फ्रंटल कहते हैं, फ्रंटल बोन, सिफनोइड बोन की बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद होता है। और एंथोमोइड बोन की बात करेंगे, अंदर की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपकी 8 हड्डियां हैं, क्रेनियल बोन्स हैं, याद रखना है। आप इनके नाम याद रख सकते हो। एग्जाम में हो सकता है किसी भी एक बोन का नाम पूछ ले और पूछा जाए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। वहीं पर अगर हम बात करें चेहरे की हड्डी की, तो चेहरे की हड्डियां कितनी होंगी, चेहरे की जो बोन्स होंगी वो 14 बोन्स होती हैं, याद रखेंगे। जिसमें अगर हम बात करें, ये जो आप देख रहे हो ज़ूमैटिक, ज़ूमैटिक मतलब ये जो आपके ये वाला हिस्सा बनता है ज़ूमैटिक, ये हैं 2 बोन्स, याद रखेंगे। मैक्सिला आपका ऊपरी वाला जबड़ा होगा, ये वाला जो जबड़ा होगा। नीचे वाला जबड़े की जो हड्डी होगी उसको मैंडिबल कहा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में आ जाता है। नेसल बोन की बात करेंगे, 2 होंगी। लैक्रिमल आंखों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा पैलाटीन, ये नाक के आगे हिस्से में छोटी सी बोन्स होगी, याद रखना है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर इसके साइड में भी एक बोन है जिसे इंफीरियर नेसल बोन कहा जाता है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी खोपड़ी में जो बोन्स होती हैं उनमें मूवमेंट नहीं होती। आपकी खोपड़ी में जो बोन्स हैं इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एकमात्र ऐसी बोन है, एकमात्र ऐसी बोन है जो मूवेबल होती है। ओनली वन मूवेबल बोन, ओनली वन मूवेबल बोन, एकमात्र चलित हड्डी। तो एकमात्र चलित हड्डी की अगर मैं बात करूं, चलित हड्डी जो है, चलित अस्थि जो है वो क्या है, वो है आपका निचला जबड़ा, जिसे हम बोलते हैं लोअर जो, जो आपका निचला जबड़ा होता है, जिसकी हड्डी का नाम है मैंडिबल बोन। आप देखोगे वही मूव करता है और बाकी सारी फिक्स रहती है। जो मैंडिबल बोन है, जो कि आपका निचला जबड़ा है, जब आप बोलते हो तो यही वाला जबड़ा क्या कर रहा होता है, यही वाला जबड़ा मूव कर रहा होता है, यही वाला जबड़ा मूवमेंट कर रहा होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपकी खोपड़ी में केवल और केवल जो लोअर हिस्सा है वही मूव करता है, मूवमेंट करता है, याद रखेंगे। आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बातें जानो। अगर हम बात करेंगे स्कल की, तो स्कल में है कुल मिलाकर कितनी, 22 हड्डियां। ठीक है, स्कल के अलावा आपके कान की हड्डियां भी शामिल हैं, ईयर बोन, जो कि आपके कान भी स्कल में ही शामिल हो जाते हैं, स्कल के अंदर। इनमें होती हैं कुल मिलाकर 6 हड्डियां, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और यू शेप की हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं हॉइड बोन, जिसे हम बोलते हैं कंठिका, जिसको कंठिका अस्थि बोला जाता है, कंठिका अस्थि। तो कंठिका अस्थि की मैं बात करूंगी तो ये यू आकार की एकमात्र हड्डी होती है, याद रखेंगे। यू आकार की एकमात्र हड्डी है, याद रखना है। तो ऐसे जब आप टोटल काउंट करोगे, तो ऐसे जब आप टोटल काउंट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 29 बोन। तो इस तरीके से आपके उसमें 29 बोन होंगी। जो आपका हेड होता है, जो आपका सिर होता है, आपका जो हेड होगा, जो आपका सिर होगा, कुल मिलाकर 29 बोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 22 बोन आपके स्कल का निर्माण कर रही हैं, 6 हड्डियां आपके कान का निर्माण कर रही हैं, और एक होती है कंठिका अस्थि जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एकमात्र यू शेप के आकार की हड्डी। जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो यही वाली हड्डी जो है वो टूट जाती है, याद रखना है। अब नई एनसीईआरटी की बुक्स की अगर मैं बात करूं, अभी एनसीईआरटी ने अपनी किताबों को अपडेट किया है। अब उसमें एनसीईआरटी ने जो अपनी किताबों को अपडेट किया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो हॉइड बोन है ये अब स्कल का पार्ट नहीं है। हॉइड बोन जो है, एकमात्र यू शेप की हड्डी जो है, यू आकार की हड्डी, ये अब एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो ये बक्कल कैविटी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मुख गुहा का। अब ये बक्कल कैविटी का हिस्सा है, ना कि आपके स्कल का या आपके सर का। तो इसे आप बोलोगे मुख गुहा का, ये मुख गुहा का हिस्सा है। अब एग्जाम में कैसे आएगा वो आप देखिएगा। न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अब ये आपके बक्कल कैविटी का हिस्सा है, मुख गुहा का हिस्सा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर बात समझ में आ गई है? तो आपके प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होंगी, 3 इस कान में, 3 इस कान में। कौन कौन सी होती हैं जरा उसको समझते हैं। तो ये है आपका कान, आपके कान में 3 हड्डियां होंगी। कान के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसे पिन्ना कहा जाता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, जो कि लचीला होता है, उसे हम बाहरी कान बोलेंगे।
बीच वाला हिस्सा जिसे हम बोलेंगे मिडल ईयर, यहीं पर 3 बोन्स पाई जाती हैं, और लास्ट में होता है इनर मोस्ट ईयर, जहाँ से आपकी ऑडिटरी नर्व जुड़ी होती हैं जो आपके ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, 3 हड्डियां कौन कौन सी है कान में, जरा उसके बारे में याद रखेंगे। तो सबसे पहली हड्डी मेलिस्कस होगी, दूसरी इनकस होगी, और तीसरी होगी स्टेपेस। स्टेपेस नाम की जो हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी है आपके शरीर की। कई बार यही फैक्चुअल डेटा आ जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसको हम स्मॉलेस्ट बोन बोलेंगे इन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगर आपसे पूछा जाए पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी या सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो वो होती है आपका क्या, वो होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। मेलिसिस की बात करेंगे तो ये बाहरी कान को कान के पर्दे से जोड़ेगी। इनकस की अगर मैं बात करूंगी तो ये मेलिसिस और स्टेपेस के बीच की हड्डी होती है, और स्टेपेस का काम होता है जो आपका इनर मोस्ट कान होगा, आंतरिक जो कान होगा उसको जोड़ने का, उसको कनेक्ट करने का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुल मिलाकर 6 होंगी, 3 एक कान में, 3 एक कान में। तो आपका हेड वाला पार्ट जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है, आपका हेड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर? कोई डाउट? अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पसलियों के बारे में, जिसे हम कहते हैं रिब केज। रिब केज भी जो है वो आपके बेसिकली एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पसली पिंजर। ये जो आप देख रहे हो ये है पसली पिंजर, एकदम पिंजरे के जैसा है, जैसे पिंजरा होता है, इसलिए इसको पिंजर या केज का नाम दिया गया है। इस पसली पिंजर का काम क्या होता है बेटा, ये आपके बॉडी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक आपके लंग्स और दूसरा आपका हार्ट। आपके लंग्स और आपके हार्ट यही पसली पिंजर के अंदर छुपे हुए होते हैं, याद रखेंगे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड रिब केज, या जिसको हम कहते हैं पसली पिंजर। रिब केज या जिसको हम पसली पिंजर कहते हैं, याद रखना है, इसको बोला जाता है पसली पिंजर। पसली पिंजर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कि क्या काम करेगा इसकी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना है। किसको देना है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लंग्स एंड हार्ट। याद रखेंगे, हृदय एवं फेफड़ों को सुरक्षा देती है, हृदय एवं फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। ये काम किसका है? ये काम है रिब केज का, पसली पिंजर का, याद रखेंगे। यहीं पर आपको एक चपटी हड्डी मिलेगी जो बिल्कुल टाई के शेप के जैसी है। देखो यहाँ से ये जो पसलियां हैं कार्टिलेज की बनी है, पीछे आपकी जुड़ी हुई है किससे, पीछे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम बैकबोन कहते हैं उससे जुड़ी हुई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको एक चपटी हड्डी मिलेगी जो बिल्कुल टाई के शेप की जैसी होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेरेनम बोन। एक चपटी हड्डी मिलेगी जिससे आपकी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, आपकी पसलियां जिससे बेटा क्या होती हैं, अटैच होती हैं। ये जो चपटी हड्डी आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं टाई बोन। इसको क्या कहा जाता है? टाई बोन। टाई के जैसी है ये, और इसका नाम है स्टेरेनम। इसका नाम क्या है? स्टेरेनम बोन। और ये एकमात्र एक हड्डी है, याद रखेंगे। और ये आपके शरीर में क्या है? फ्लैटन बोन है, चपटी हड्डी है, जो कि आपकी चेस्ट कैविटी का फ्लैटन बोन है, याद रखेंगे, चपटी हड्डी है। ये क्या है? ये है चपटी हड्डी। चपटी हड्डी बोलेंगे, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो रिब केज के पास आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो पसलियां मिलेंगी और दूसरा आपको मिलेगी आपकी स्टेरेनम बोन, जिसे हम टाई बोन के नाम से जानते हैं। अब रिब केज में जो पसलियां हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो रिब केज में सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसलियां होती हैं 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, या फिर आप कह सकते हो 24 रिब, क्योंकि एक जोड़ी में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और संख्या में पूछेंगे 24 पसली। बात आ रही है समझ में? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा, छठा और आपका जो सातवां पेयर होगा, कुल मिलाकर जो पहले 7 पसलियां होती हैं ये कहलाती हैं वास्तविक पसली। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है पहली 7 रिब्स। इनको वास्तविक पसली कहा जाता है और ये एक्चुअल में आपके फेफड़े और आपके लंग्स को सुरक्षा प्रदान कर रही होती हैं। बाद की 8वें नंबर की पसली, 9वें नंबर की पसली और 10वें नंबर की जो पसली होती है वो झूठी पसली यानी फॉल्स रिब्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो यहाँ पर उनका एक ही कोना जो होता है वो स्टेरनम बोन से जुड़ा होता है और बाकी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएंगे। ये जो है इनको कहेंगे फॉल्स रिब्स, ठीक है। और आपको पीछे की तरफ देखते हुए मिलेंगी फ्लोटिंग रिब्स, जो आपके कहीं भी स्टेरनम बोन से जुड़ी हुई नहीं होती, जिसको हम कहते हैं हवा में झूलती हुई पसलियां। ये जो हवा में झूलती हुई पसलियां होती हैं ये आपकी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये आपके गुर्दे को सुरक्षा देती हैं, याद रखेंगे। और आजकल भारत में इनको निकालने का एक चलन चल गया है। कमर को पतला दिखाने के लिए ये जो रिब्स होती हैं सर्जरी के माध्यम से इनको निकाला जा रहा है, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हवा में फ्लोटिंग रिब्स जो आप देख पा रहे हो ये एक्चुअल में हमारी किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? तो ये आप यहाँ पर देखो इस तरीके से पहली 7 पसली सच्ची पसली कहलाएंगी, 8वीं 9वीं 10वीं पसली झूठी पसली और फ्लोटिंग रिब्स की अगर बात करेंगे 11वें और 12वीं नंबर की पसली इसी श्रेणी में आएगी, याद रखना है। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। वास्तविक पसली, झूठी पसली या अवास्तविक भी आप इसे कह सकते हो, अवास्तविक शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये है हवा में तैरती हुई, हवा में तैरती पसली, ये चीज आपको याद रखना है। हवा में तैरती पसली जो कि 11वें और 12वें नंबर की होती है, याद रखना है। 11वें और 12वें नंबर की जो पसली होगी ये आपके किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, गुर्दे को सुरक्षा देती हैं और कभी भी इनको हटाना नहीं चाहिए। प्रकृति ने आपको जो भी अंग दिया है उसका एक मकसद है, आपकी बॉडी में जो ऑर्गन आपको दिया गया उसका कुछ ना कुछ मोटिव है, तो ज्यादा छेड़छाड़ अपने शरीर के साथ नहीं करनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हड्डी मैंने आपको बता दी है, ये टाई बोन है, इसको हम कहते हैं स्टेरेनम, चपटी हड्डी। तो आप अपना सीना देखोगे यहाँ पर आपको फ्लैट नजर आएगा, यहाँ वाला ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपको चपटा नजर आएगा आपका चेस्ट कैविटी का, दैट इज कॉल्ड फ्लैटन बोन। और ये एकमात्र हड्डी है, एक बोन ही है जिसका नाम है स्टेरेनम, इसका नाम है स्टेरेनम बोन, याद रखेंगे, इसे हम स्टेरेनम बोन कहते हैं, याद रखेंगे। और ये एकमात्र फ्लैट बोन है, चपटी हड्डी है, याद रखना है। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद बारी आती है आपकी बैक बोन की, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी या जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। बैक बोन का काम क्या होगा? आपके सर को, आपके हेड को इस तरीके से जोड़ना। आपकी गर्दन जो सीधी खड़ी हो पा रही है, गर्दन जो आपकी सीधी रहती है बिकॉज ऑफ वर्टिबल कॉलम, या जिसको हम कहते हैं आपका क्या, इसी को हम कहते हैं बैकबोन, इसी को स्पाइन भी कहा जाएगा, इसी को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाएगा। अगर बैकबोन ना होती तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाते। और जितने भी वर्टिब्राज होते हैं, जितने भी कशेरु रुखी जिनको कहा जाता है, उनको कशेरु रुखी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास ये कशेरु स्तंभ है, उनके पास ही वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम आपके शरीर को मुख्य ढांचा प्रदान करती है, आपकी बॉडी को क्या करेगी? मेन फ्रेमवर्क, मेन ट्रंक प्रोवाइड करेगी। अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ भी हो जाए व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। तो आप जो सीधे खड़े हो और आपकी बॉडी में देखो ना पसलियों को, यहाँ पर इस तरीके से पसलियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल नीचे तक जाएगी, टेल बोन तक, आपके हिप वाले एरिया तक पहुंचेगी, याद रखना है, ठीक है। और वर्टिबल कॉलम जो है, जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर भरी हुई होती है आपकी स्पाइनल कोड। ये आपकी स्पाइनल कोड को सुरक्षा देती है, कशेरु, ये आपकी स्पाइनल कोड जिसको हम मेरू रज्जु कहते हैं, इसके अंदर आपकी भरी होगी स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड को सुरक्षा देती है, जिसको हम मेरू रज्जु बोलते हैं, याद रखेंगे। मेरू रज्जु को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी।
ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम की, या जिसको हम कह रहे हैं कशेरु मुख स्तंभ, और ये आपके शरीर का केंद्र है। ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी इस तरीके से कर्व होती है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो कशेरु रुख स्तंभ है, इसी को हम कहेंगे बैकबोन, इसी को बैकबोन, या फिर इसके लिए एक और शब्द होता है स्पाइन। इसी को स्पाइन भी बोलेंगे, बैकबोन भी बोलेंगे, और इसको आप रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी जो आप देख रहे हैं, इसमें छोटी छोटी हड्डियां आपको नजर आ रही होंगी, छोटे छोटे से, ये जो छोटे छोटे से कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिब्रा। ये जो छोटे छोटे से पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। इनको वर्टिब्रा बोला जाता है, याद रखेंगे। इनको हम कहते हैं वर्टिब्रा, इनको वर्टिब्रा बोलते हैं। कशेरुक बोला जाता है, कशेरुक। और ये वर्टिब्रा से, छोटी छोटी वर्टिब्रा से ही मिलकर पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी तैयार हुई है। तो वर्टिब्रा की संख्या याद रखिएगा, वर्टिब्रा कितनी है, छोटी छोटी ये जो वर्टिब्रा आपको दिखाई दे रही है, वर्टिब्रा, ये संख्या कितनी है इनकी, तो याद रखिएगा 26। अडल्ट की अगर हम बात करें, किसी वयस्क की बात करें, तो वयस्क के शरीर में ये 26 होती हैं, याद रखना है 26। और वहीं पर अगर मैं बच्चे की बात करूंगी, किसी चाइल्ड की बात करूंगी, तो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसके शरीर में ये 33 होती हैं, याद रखेंगे। उसके शरीर में कितनी होंगी, 33 होती हैं, ध्यान रखना है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 33 होगा या 26 होगा। पेपर में अगर ऑप्शन आएगा या तो 26 आएगा या फिर 33 आएगा, बच्चा जो होगा उसकी 33 होंगी, क्योंकि जो लास्ट वाली होती है ये फ्यूज होकर, संलयन होकर एक बन जाती है। ठीक है, लास्ट में जो होगी वो फ्यूज हो जाती है। अब ये कौन कौन सी हैं, इनका नाम क्या क्या है, तो नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में नाम से भी सवाल बनता है। जैसे सबसे पहले आप देखोगे सर्विकल, जो आपकी गर्दन का निर्माण कर रही है, सर्विकल। पहली 7 वर्टिब्रास जो होती हैं उनको सर्विकल कहा जाता है, और ये आपकी गर्दन बनाती हैं। ये आपके हेड को, आपके सर को आपके नीचे वाले हिस्से से जोड़ रही होती हैं। तो पहली 7 जो होंगी इनको सर्विकल कहा जाएगा, और ये आपकी गर्दन का निर्माण कर रही होती है, गर्दन का, है ना, नेक जिसको कहेंगे, गर्दन। और इसको हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। दूसरा हो गया थोरैसिक, थोरैसिक्स होंगी 12 जो होंगी, 12 जो आपकी वर्टिब्रा होंगी वो थोरैसिक कहलाएंगी, जिसको वक्षीय कहा जाता है। ये जो थोरैसिक वाला पार्ट होता है, ये आपका चेस्ट, आपका सीना तैयार कर रहा होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, जब मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी हार्ट की लोकेशन क्या है, आपसे पूछा जाए आपके फेफड़ों की लोकेशन क्या है, तो बता दीजिएगा थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा कहा जाता है। तो थोरैसिक का मतलब यही होगा कि यहाँ पर जो 12, जो आपको 12 वर्टिब्रा दिखाई दे रही है, आपके वक्ष का निर्माण करें, इसको इसलिए इसको हम वक्षीय कहते हैं। उसके बाद कटिपरक, कटिपरक यानी लंबर वाला रीजन, लंबर वाला जो रीजन होता है, इसमें 5 वर्टिब्रा मिलेंगी, और ये आपकी कमर का निर्माण कर रही है। आपकी जो कमर है वो आपका लंबर रीजन होता है, याद रखेगा। तो कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओ और आप बोलो कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो कमर मत बोलो, लंबर रीजन बोलो, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ ली है, लंबर रीजन, राइट। लास्ट में आप देखेंगे श्रोटी, या जिसको हम सैक्रम बोलेंगे, जो कि 5 होंगी, और बिल्कुल नीचे एक टेल बोन मिलेगी, जिसको कोकस, कोकिस बोला जाता है। ये 5 थी जो फ्यूज हो गई है, मिलकर एक हो गई है। कोकिस भी 4 थी जो मिलकर एक हो गई है। ठीक है, ये आपके हिप तक जाती है, इनको टेल बोन कहा जाएगा। इस तरीके से आप देखो, ये आपके हिप तक जाएंगे, इसको श्रोटी बोलते हैं, जो कि आपके पेल्विक का निर्माण करती है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो 5 जो वर्टिब्रा होंगी वो आपकी कमर का निर्माण करेंगी, याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे देखो, 7 ये हो गई, 12 ये हो गई, 5 ये हो गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 24, यहाँ से लेके यहाँ तक कमर तक हो गई 24। उसके बाद सैक्रम जो होगी, छोटी छोटी वर्टिब्रा 5 थी जो आपस में जुड़ गई, तो 24 के बाद ये हो गई 25, और लास्ट वाली जो टेल बोन होगी उसको हम बोलेंगे 26वीं। इसलिए मैंने कहा है कि एक अडल्ट में 26 होती हैं, लेकिन अगर एक बच्चा होगा तो उसमें 33 आपको मिलेंगी, याद रखना है। क्लियर, क्लियर हो गई बात, यहाँ पर चीज़ें क्लियर होगी। तो बच्चों में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है ना, आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और ये आपके शरीर का मुख्य ढांचा, मेन फ्रेमवर्क जो होता है वो यही तैयार करती है, मेन फ्रेमवर्क। और इसका आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। गलती से भी अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर आ जाए तो व्यक्ति जो है सीधा नहीं खड़ा हो पाता। और आजकल बोन टीवी भी चल रहा है,
यानी जो टीबी वाला बैक्टीरिया है जो पहले आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है वो धीरे धीरे आपके स्पाइन को भी संक्रमित करना शुरू कर देता है, याद रखेंगे। तो बोन टीबी जो है ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है बीमारी, और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कोई दर्द है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर ये पूरा हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी शरीर को सहारा और सीधा खड़े होने में मदद करेगा आपका वर्टिब्रा या ये जो कशेरुक दंड है, याद रखेगा। रीढ़ की हड्डी को चोट से बचाना चाहिए, आपकी बॉडी में जो गतिशीलता है वो प्रदान करेगा, और शरीर के अंगों को एक तरीके से सहारा देता है। ये मुख्य काम होता है किसका? ये मुख्य काम है आपके वर्टिब्रल कॉलम का। ये चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ लिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो एक्सेल स्केलेटन सिस्टम है वो कुल मिलाकर 80 हड्डियों से मिलकर बना है। तो 80 हड्डियां जो हैं वो आपके शरीर में इस तरीके से मौजूद हैं, एंड आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जो हम अगली चीज़ पढ़ेंगे जिसको कहा जाएगा आपका अपेंडिकुलर सिस्टम। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में। उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितना पढ़ा दिया सब क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? ओके, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में। तो आपके इस बीच वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है ये सारा का सारा आपका अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल तंत्र है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। अपेंडिकुलर यानी उपांगीय में कुल मिलाकर हड्डियां कितनी होती हैं? 126 होती हैं, याद रखना है। 126 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 126 होती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे ये जो आपका कंधा है, ये जो आपका कंधा है जहां पर आपके मेरे कॉलर बोन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कंधा है, इसको हम बोलेंगे कंधे का निर्माण कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था ग्रेडल कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके लिम्स होंगे, लिम्स जिसमें आपके लिम्स शामिल होंगे। लिम्स आपके दो होंगे, याद रखना है। लिम्स आपके बच्चों दो होते हैं, ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया आपके फोर लिम्स और आपके हिंड लिम्स, याद रखेंगे। और आपके ग्रिडल होगा या जिसको ग्रिडल कहा जाता है। दो ग्रिडल आपको मिलेंगे, एक होगा पेल्विक जो आपके कुल्हे का, आपके हिप का निर्माण करेगा, और दूसरा होता है पेक्टोरल जो आपका कंधा बनाता है, याद रखेंगे। पेक्टोरल जो आपका कंधा बनाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, पेक्टोरल। और आपको यहाँ पर मिलेंगे लिम्स या जिनको हम कहेंगे आपके लिम्स दो तरह के होंगे। फोर लिम्स या जिनको हम बोलेंगे अग्रपाद, और दूसरे होते हैं हिंड लिम्स जिनको कहा जाता है पश्चपाद, जो आपके पैर का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो चार्ट है ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस हिस्से को हम कहते हैं स्कैपुला। इस हिस्से को क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। ये आपके शोल्डर ब्लेड है, ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों, इसको स्कैपुला बोला जाता है, याद रखेंगे। और ये आगे जुड़ा होता है आपकी हंसली से, हंसली या जिसको हम कहते हैं क्लेविकल से। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है शोल्डर ब्लेड, और इसकी हड्डी का नाम है स्कैपुला। नाम क्या है भाई? स्कैपुला नाम है। स्कैपुला इस हड्डी का नाम है, याद रखेंगे। और ये कुल मिलाकर दो बोन्स होती हैं, दो स्कैपुला होते हैं, एक राइट हैंड साइड पर और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये शोल्डर बोन है, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऐसे आप देखोगे ये रहा आपका क्लेविकल या जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। जो लोग बहुत पतले होंगे उनका ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, मेरा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप में से अगर कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा पतला होगा तो जनरली आपको ये नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं क्लेविकल, या इसको कहा जाता है आपका ब्यूटी बोन,
ये भी कितनी होती हैं, ये भी 2 होती हैं, याद रखेंगे। क्लेविकल भी जो होती हैं वो 2 होती हैं, ध्यान रखना है। और इसी को हम ब्यूटी बोन, कोलर बोन के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्यूटी बोन या इसको हम सौंदर्य हड्डी भी कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको सौंदर्य हड्डी भी बोलेंगे या सौंदर्य अस्थि भी आप इसे कह सकते हो, याद रखना है। ये चीजें मिलकर आपके कंधे का निर्माण कर रही हैं, ध्यान रखें। और ये यहाँ से आप देखोगे आपकी ये स्टेरेनम बोन से भी कहीं ना कहीं अटैच ही होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चीजें क्लियर है? क्लियर? तो फिलहाल अभी आज हम इसको इतना ही रखेंगे। बाकी की जो चीजें हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? पेक्टोरल में आपके कुल मिलाकर 6 हड्डियां आती हैं, याद रखना है। इसमें कुल मिलाकर आपकी 4 बोन्स आती हैं और पेल्विक में आती हैं 2 बोन्स, याद रखेंगे, 2 बोन्स। आपके हिंड लिम्ब और इन दोनों की मैं बात करूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी जो हड्डियां होंगी वो होंगी 120। तो आप देखो अगर आप टोटल निकालोगे तो टोटल आपका 126 आ जाएगा, टोटल आपका 126 आ जाएगा, राइट। तो फिलहाल इसको आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको हम आगे, बाकी के जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट होता है तो अपनी नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट को पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।